फाइनेंस, हम सब ये बच्चे जानते हैं कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हें फंड्स की जरूरत रहती है। कारोबार पैसे से ही चलता है और वो बेसिक सोर्स तो फाइनेंस ही है जिससे हमने अपना कारोबार चलाना। अब इसके अंदर डिफरेंट वेज हैं या डिफरेंट वेज से हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मुतालिक एक पैराग्राफ दिया है लेक्चर के शुरू में कि ये साइंस है या आर्ट्स। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है, एज ए नॉलेज ये तमाम चीजों पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है। फंडिंग इस तरह की होगी, ये नतीजा होगा, फंडिंग में शॉर्टफॉल होगा, ये नतीजा होगा, तो उस सेंस में देखा जाए तो ये साइंस है। लेकिन इसके पढ़ने वाले बाद बड़े बड़े कारोबार जो है, बिजनेसेस जो है, उनके फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं और मैनेज करते वक्त वो थोड़े फाइनेंस से ज्यादा लाइबिलिटीज को भी मैनेज कर जाते हैं। तो लिहाजा ये आर्ट भी है, तो ये साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों चीजें। अच्छा, अब आ जाते हैं आप फाइनेंशियल मैनेजर आज के दौर में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इस पे भी किताबें मौजूद है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी किताबें मौजूद है, कौन कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आने वाले दौर के लिए स्ट्रेटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी का मतलब है उसके आने वाले दौर के लिए प्लान करना कि जो गाड़ियां हम लॉन्च करेंगे, अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जनरेटर लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए हम कहां से सरमाया लाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना फ्यूचर के लिए। और फिर जब हम आम तौर पे क्या देखते हैं कि आम तौर पे एक इंसान के पास पैसा पड़ा हुआ है ना, तो लोग के यार बड़ा अमीर आदमी, बड़ी अच्छी बात है, इसने पैसे जोड़ के बैठा। लेकिन कारोबार नहीं, उल्टा है। अगर किसी बिजनेस के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज पड़े हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहा उनसे, तो ये उसके लिए बड़े ताने वाली बात होगी, क्रिटिसाइज करने वाली बात होगी। शेयर होल्डर आके कहेंगे इतना पैसा हमने पड़ा हुआ उसको जाया कर रहे हो तुम। लिहाजा इनके लिए जरूरी होता है कि ये अपनी जो फालतू रिसोर्सेज हैं, जो इनके पास सरप्लस एसेट्स हैं, उनको कहीं इन्वेस्ट करें और ये सोचें कि कौन सा ऐसा सोर्स है में रिस्क कम हो और रिवार्ड ज्यादा। तो ये भी इनका काम, ठीक है। और फिर बाज़ वक़्त हम जब काम शुरू करते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से बहुत ज्यादा सरमाया की जरूरत पड़ती है। तो इनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से रेज करें फंडिंग को, फंडिंग कहाँ से रेज करनी चाहिए। तो आप देखिए, एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें पता होनी चाहिए, दूसरी इन्वेस्टमेंट और तीसरा फाइनेंशियल नीड्स इसकी कहाँ से हम पूरी करेंगे। तो ये इनकी जिम्मेदारी है ये काम करना। अब देखिए आगे बात सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को ना दो कैटेगरीज में ब्रेक किया जाता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। अच्छा, अब वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को आगे लेके चलेंगे तो वो आप कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ एक जगह ये आता है कि जी डेट्स ले लिए जाए, कर्जे ले लिए जाए, दूसरा इक्विटी कैपिटल यानी शेयर्स बेच दिए जाए। तो ये दोनों तरीके हैं पैसों को हासिल करने। लेकिन हम इन्हें ब्रेक कर देते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। सबसे पहले तो यही ब्रेक करते हैं। हाँ ठीक है कि डेट कैपिटल ये होता है कर्जा ले लिया, कर्जा लेंगे तो जाहिर आपको सूद भी अदा करना, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे बैक करनी। शेयर्स की सूरत में आपको ईज है कि आपने किसी का सरमाया कारोबार में इंजेक्ट कर दिया, अब वो एक तरह से आपकी ओनरशिप में पार्टनर बन गया। अब उसको पे बैक नहीं करना, अब नफा नुकसान का वो भी उतना ही, यानी नफे नुकसान वो भी इतने इन्वॉल्व है जितने के दूसरे इन्वॉल्व। लेकिन उसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उससे आपकी ओनरशिप डायल्यूट हो सकती है, एक नई ओनरशिप स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है आप पहले 50% शेयर्स के मालिक होने की वजह से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव बॉडी आपके हाथ में थी, लेकिन नए शेयर इश्यू करने से आप 48 या 47 पे चले गए। अब आपको दोबारा से फिर मेजोरिटी शेयर्स अपने हाथ में लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो सकती है, तो ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। हाँ, लोन लेने का ये फायदा है कि आप उतने ही पैसे देंगे जितने आपने लिए हुए हैं, उसके साथ सूद अदा करेंगे, लेकिन आपको मुनाफे में से कोई हिस्सा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बच्चों, अब देखिए इसके अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे आसान तरीका जो है ये है कि उधार पे चीजें ले ली जाए। उधार पे चीजें लेने को कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, कि आप रॉ मटेरियल जो है
2 हफ्ते के वादे पे ले लें, 3 हफ्ते के ले लें, इवन 3 माह तक का, 6 माह तक का क्रेडिट मिल सकता है। तो ऐसी सूरत में आप गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करते हैं और उसके ऊपर आप क्या करते हैं जी। अब अगर ऐसी सूरत है तो इसके अंदर आपका कैश फ्लो बड़ा स्मूथ हो जाएगा, आपको ईज मिल जाएगा। अच्छा, आपके पास आपकी अपनी परचेजिंग पावर भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जाहिर है आपको लोन पे मिल रहा है, आपका अपना पैसा तो अभी लग नहीं रहा, और नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उधार में उतना ही देना पड़ेगा जितना उधार लिया। लेकिन मसला ये है कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी पे आपको कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी आपके हाथ से ऑप्शंस निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर कंपनी को इस बात की हैबिट हो गई तो वो पैसा होते हुए भी हमेशा क्रेडिट ढूंढते रहते हैं और क्रेडिट टर्म पे बात करते हैं, और फिर द ऑर्गेनाइजेशन में लूज द एनी डिस्काउंट। जाहिर है कैश पर डिस्काउंट मिलता है, इस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो फुल प्राइस चार्ज की जाती है, क्योंकि जाहिर है उसमें डिले का उसको सेक्रीफाइस भी करना है। और फिर इसमें एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व है कि जब आप पे ऑफ कर देते हैं आप मेंटली बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन जब आप पे ऑफ नहीं करते तो कीप द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड अभी तक आप पास रहेगा, उसके लिए पर्सनल ज्यादा चाहिए। तो ये ट्रेड क्रेडिट। दूसरा होता है बैंक का शॉर्ट टर्म क्रेडिट। बैंक भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे देता है, तो शॉर्ट टर्म लोन बैंक से भी लिया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन बैंक के हवाले से जो है उसके अंदर एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये है कि आपका बड़ा सा अकाउंट है बिजनेस का, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, तो बैंक पहले ही कह देता है क्योंकि आपका अकाउंट हमारे पास है तो किसी को पैसे ना हुए तब भी चेक कैश कर देंगे, तो हम आपको ओवरड्रॉ की फैसिलिटी दे सकते हैं। तो जितना आपका बैलेंस जीरो भी है उसके नीचे भी अगर 15, 20, 25, 30 लाख तक बैलेंस हम नेगेटिव में भी जा रहे हैं, हम कैश करते रहे, तो ये फैसिलिटी होती है। लेकिन आप जानते हैं कि ये फैसिलिटी लेने पे भी सूद तो देना पड़ेगा। जब भी आप अपने बैलेंस में से नहीं बैंक से पैसा लेकर चेक इश्यू करते हैं तो सूद आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा अगर इन टर्म्स वगैरह को तय करने के लिए आपको काफी टाइम भी लगाना पड़ेगा। और दूसरा, बैंक जो है अगर आपको इस तरह का कोई लोन देता है तो वो कहता है जिस चीज के लिए लिया है बस उस पर खर्च हो सकता है, दूसरी पर खर्च नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ से निकल जाती है। लेकिन बहरहाल एनीवे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास रहती है, कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे स्पेंड कर सकती है। हाँ, हेड वही रहेगा जिसके लिए हमने लिया है, लेकिन उस हेड में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जबकि पिछली ऑप्शन में जो हमें सप्लायर ऑफर कर रहा है हमें सिर्फ वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चीज तो आप वही खरीदेंगे, चीज आप दूसरी नहीं खरीदेंगे, चीज आप वही खरीदेंगे, लेकिन होगा क्या, शाबाश, चीज वही खरीदेंगे, लेकिन आप पास ऑप्शन है कि आप ब्रांड दूसरा ले लें, वैरायटी को दूसरी ले लें। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ होगी जो सप्लायर के केस में नहीं होगी, यानी कि ट्रेड क्रेडिट में नहीं होगी। कीप राइट कंट्रोल ऑफ ऑनरशिप। जब आपने कर्जा लिया तो ऑनरशिप आपकी वही रहेगी, शेयर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं आप किस पे, क्या जी, एक कमिटेड क्रेडिट लाइन। अच्छा, कमिटेड क्रेडिट लाइन ये होती है कि आपको बैंक अलाउ कर देता है कि आपको हम अलाउ कर देते हैं लोन से 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, आप इसमें से जितना चाहे अवेल कर लें, यू आर अलाउ। अब आप उस 25 या 30 मिलियन में से 5 मिलियन अवेल करते हैं, 25 नहीं करते, आपकी मर्जी है। आप जितना अवेल करेंगे आपको उतने पर ही इंटरेस्ट पे करना, ठीक है। आप जितना अवेल करेंगे आपको उतने पे इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप बारो कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक जितना चाहिए। अप्रूवल ज्यादा कराई हुई है, लेकिन ले आप थोड़ा रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, और इसमें ज्यादा पेपर वर्क डोज का करने की जरूरत नहीं है, एकदम अप्रूवल मिल गई बस, ठीक है। और इंटरेस्ट सिर्फ उस पर पे करेंगे जितना आप लोन लेंगे। लेकिन बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि लार्ज बारोइंग इसमें नहीं है, ये तो छोटी बारोइंग है, बड़ा काम आप नहीं कर सकते, प्लांट नहीं ले सकते, मशीन नहीं ले सकते। दूसरी बात ये है कि इस काम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली ज्यादा होता है, जबकि लीज टर्म में जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। और बैंक कैन चेंज आर विदड्रॉ, बैंक अपने हालात के मुताबिक विदड्रॉ कर सकता है, चेंज कर सकता है। और फैसिलिटी में भी सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी
ये जो फैसिलिटी दी गई है हमें नहीं दी गई, इसके बदले आपके कोई एसेट प्लेज रखे गए सिक्योरिटी के तौर पे, उनको आप फिर हिला नहीं सकते। हो सकता है आपकी मेन फैक्ट्री का बिल्डिंग का प्लॉट हो या आपका कोई एसेट हो कीमती और वो रखा गया। तो ये बच्चों कौन सा है? क्रेडिट लाइन इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब आ गया बच्चों क्या? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज होती है, ये एक एग्रीमेंट होता है जहां वन पार्टी दैट इज ओनर ऑफ द एसेट ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू यूज इट एंड रिटर्न आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। के ऑपरेटिंग लीज ये है कि मैं आपको प्लांट दे देता हूँ, मशीन दे देता हूँ, आप यूज कर लें एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं आपसे कोई लीज चार्ज करूंगा, ठीक है जी, यानी रेंटिंग किराया चार्ज करूंगा। अच्छा, अब जो लीज है, रेंटल है पेड, ये आपको डिडक्ट करना टैक्स डिडक्टेबल होगा, यानी वैसे आप जितना पैसा कमाए उसे टैक्स लेंगे, लेकिन जो आपने लीज कराया हुआ वो पैसा जो आप वापस करेंगे उसके अगेंस्ट जो रेंट दे रहे हैं उसको सूद, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स आपका बचेगा। और लीज प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट, वही बात कि आपका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, और लोअर प्राइसेस रादर देन ओनिंग इट। देखिए ना, एक प्लांट है वो मुझे चाहिए 2-3 साल के लिए, उतनी देर में वो प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो अगर मैं अपना खरीदूं तो क्या होगा? महंगा पड़ेगा। अगर मैं उससे ले लूं तो क्या होगा? सस्ता रहेगा। जैसे ये हमारा एक जनरेटर है इधर, तो ये रखना है छत पे, तो अपना क्रेन खरीदें तो महंगा पड़ेगा। उधर हमने रखा है उस कैंपस में, देखा होगा वहां जनरेटर नजर नहीं आता, तो हमने क्रेन से उड़ा के छत पे रख दिया, ये भी रखना है। तो ये होता है कि आप इस तरह का इक्विपमेंट खरीदने की बजाय क्या करते हैं? लीज कर लेते हैं, वो सस्ता पड़ता है बजाय खरीदने के बनाने के। तो इसी तरह अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी टू लेसी टू रिप्लेस एसेट, यानी वैसे आप एसेट खरीदे तो आप फंस गए, लेकिन अगर आपने रेंटल पे लिया हुआ, सोचे आपने एक गाड़ी खरीदी है, अब आप चेंज करना चाहते हैं तो लंबा काम है, बेच के करोगे ना कुछ, लेकिन अगर रेंट आउट की हुई है तो नेक्स्ट पे आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या जी? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। इसमें फिर आ गया डेट और इक्विटी। असल में जो राइटर है डेट और इक्विटी शुरू में नहीं देनी चाहिए, डेट एंड इक्विटी यहां से शुरू करनी चाहिए। अब देखिए, एक है आप क्या करते हैं, डेट ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? रिसीव फंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पॉसिबली परपेचुइटी, यानी कि टाइम पीरियड स्पैन कैलकुलेशंस के हिसाब से जो भी आपकी है, एक्नॉलेज करेंगे, और ये ऑब्लिगेशन है कि आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी पे करनी है। एग्री टू रीपे द अमाउंट बोरोड, और आप इसके ऊपर रीपे करने की अमाउंट जो है उसका एक मेच्योरिटी पीरियड रखेंगे। जैसे कि मैं एक डिबेंचर इशू करता हूं, तो मैं कहता हूं कि ये मैं 3 साल बाद मेच्योर होगा, फिर मैं आपको पैसे देके ये खरीद लूंगा वापस, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसको आपकी कस्टडी में देना पड़ेगा अपना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आप उसके हवाले से जो है वो इंटरेस्ट लेके सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको वोटिंग राइट नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर एग्जांपल क्या है इसकी? टर्म लोन, बॉन्ड्स, फाइनेंस लीज, इसकी डिफरेंट एग्जांपल हो सकती है डेट फाइनेंसिंग की। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज आ गई? बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स हैं जो दुनिया सारी में कॉर्पोरेट सेक्टर भी इशू करता है, म्युनिसिपैलिटीज भी इशू करती हैं, फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इशू करती हैं। यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ज्यादातर ये जो इशू करता है वो रियासत करती है, और ये पीरियोडिक टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद ये वापस खरीद लिया जाता है, यानी रिडीमेबल होता है। रिडीमेबल का मतलब आप बेच के अपने पैसे वापस ले सकते हैं फ्यूचर में। क्या कर सकते हैं? बेच के पैसे, तो ये रिडीमेबल है। मैंने खरीदा बॉन्ड, अब उस बॉन्ड में मैं इंटरेस्ट भी लूंगा, और वक्त आने पे मैं उसे वापस करके अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले लूंगा। अच्छा बच्चों, एडवांटेज क्या है? एक तो इसके अंदर फिक्स्ड रेट है, जिसको खरीदार इशूअर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है मुझे कितने पैसे देंगे, और दूसरी तरफ खरीदार को भी अंदाजा होता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। दूसरा, स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होता है बॉन्ड का,
उसके बाद पैसे वापस करने हैं, पहले से अंदाजा हो जाता है आपको, उसको पहली तैयारी शुरू कर दें कि 3 साल बाद ये इसके इतने पैसे देने, तो आज से जो कमा रहे हैं कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दें। तो क्रेडिट रेट एजेंसीज जो है वो एक हमें एनालिसिस प्रोवाइड कर देती हैं। फर्ज करें ये बंदा कहता है मैंने बॉन्ड खरीदना है, तो ये डायरेक्ट जाए किसी का बॉन्ड खरीद ले नहीं, स्टॉक एक्सचेंज जाए वहां एनालिसिस देखे कौन सी कंपनी टॉप रेटेड है अपनी कमिटमेंट में, तो आप वो खरीद सकते हैं। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, यानी बाज ऐसे होते हैं बॉन्ड जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं बाद में। अच्छा, और इन केस ऑफ बैंकरप्सी बॉन्ड इज पेड बिफोर कॉमन शेयर, यानी जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो शेयर होल्डर को बाद में पैसे मिलेंगे, पहले पैसे किसको मिलेंगे? बॉन्ड जिसने खरीदा, क्योंकि कर्जा पहले अदा किया जाता है और हिस्सादार को हिस्सा बाद में दिया जाएगा। अच्छा, अवॉइडिंग शॉर्ट टर्म रीफाइनेंसिंग रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि आप पहले ही प्लान करके चलते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे, और ये चीपर टर्म्स होता है, सस्ता होता है। लेकिन फिक्स रेट ऑफ बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट इज रिस्क एक्सपोजर इन द एनवायरमेंट वेयर इंटरेस्ट इज राइजिंग, अगर इंटरेस्ट राइज कर रहा है तो ये रिस्की भी हो सकता है। और फिर क्रेडिट वर्दीनेस भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और डज नॉट कीप अप विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन 13% है तो कोई बंदा वादा कर ले मैं 11% में तुमसे पैसे ले रहा हूं, हकीकत में वो 13% नहीं दे रहा, उसको -2% दे रहा। कैसे? इन्फ्लेशन ने उसका 100 रुपया कर दिया 87 रुपीज का, 13% कट लगा दिया साल में। आपने 11 देके उसका रुपया उसे पहुंचा दिया 98 पे, जबकि उसका था कितना? 100 था। अगर आप 13% इन्फ्लेशन में उसे 15% का वादा करें तो फिर कुछ बात समझ आती कि 2% उसने गेन किया। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इन्फ्लेशन में लोग इस तरह के कामों में पड़ते ही नहीं थे। नीड टू मेंटेन सर्टेन रेशियो बिटवीन लोन एंड स्टॉक, ये बड़ी जरूरी चीज है कि कंपनी को एक बैलेंस लेना होता है, ना सारा लोन लेना होता है ना सारे शेयर इशू करने हैं, ताकि जो उसकी ऑनरशिप स्ट्रक्चर है उसमें भी मुनासिब बोझ पड़े और जरूरत भी कर्जे की या फाइनेंस की पूरी हो जाए। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आ गई बात इसकी फाइनेंस लीज। अब ये फाइनेंस लीज क्या है? लीज इन है जिसके अंदर आप एक इक्विपमेंट मांग लेते हैं और जो लेसर है वो लेसी को एक इक्विपमेंट लेके दे देता है और वो इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी आपने सुना था, लॉन्ग टर्म में भी है फाइनेंस लीज। आप लीज करवा लेते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी। अब इसमें क्या होगा? एडवांटेजेस क्या होंगे? शाबाश, लेसी कैन, लेसी होता है लस्सी होता है, लेसी नहीं होता, लस्सी तो पीने वाली होती है। तो लेसी कैन यूज द एसेट विदाउट, फिर यूज कर सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट है इसकी, ठीक है, पीरियड के लिए। और टैक्स एडवांटेज तो अभी हम पढ़ गए हैं, जो किराया देंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कस्टमाइज रीपेमेंट स्ट्रक्चर हो सकता है कि आप अपने कस्टमाइज रीपेमेंट स्ट्रक्चर 3 माह बाद इंस्टॉलमेंट, मंथली, वीकली जैसे चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? रीपोजेशन, लीज एग्रीमेंट सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट एसेट में भी क्या होगा? ले लिया जाएगा, छीन जाएगा आपसे। और क्रेडिट रेटिंग, नॉन पेमेंट कैन नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है आपके रेट को। और बिल्कुल, और ऑनरशिप, द लीगल ऑनरशिप रिमेन विद द, क्या कौन? लेसर के पास रहेगी, आपके पास नहीं रहेगी, मालिक तो वही रहेगा। और कंडीशन, देयर आर सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि तुम मेरे से प्लांट लेके जा रहे हो, जैसे गाड़ी है तो 1 लाख माइल मैंने कही, 1 लाख माइल मैंने कही है, 75 माइल से तुम ऊपर नहीं चलाओगे विद इन 5 ईयर्स। अब वो 76 माइल भी चली गई तो इतना पेनल्टी तुम्हें पड़ेगा। तो लिहाजा प्लांट्स में भी ये होता है कि वो उसकी कैपेसिटी के अंडर रखना चाहते हैं, पूरी कैपेसिटी आपको इस्तेमाल करने नहीं देते। अच्छा बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट जो है उसके एडवांटेजेस क्या है? कहता है सबसे पहली बात तो लॉन्ग टर्म जो है डेट होता क्या है? एक ऐसा डेट जो आप 3 या 5 साल या लॉन्ग रन के लिए लेते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डेट का सबसे बड़ी आसानी है कि ये आपके जो भी लॉन्ग रन मकासद है, स्ट्रेटेजी है, उसके साथ कूप अप होंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। शॉर्ट टर्म नहीं होता, हर दफा हालात बदले होते हैं।
और लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, लिहाजा ये दोनों बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और आपकी लॉन्ग टर्म लोन लीड्स। मैच ड्यूरेशन एसेट बेस विद द ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स, तो आप जो लायबिलिटीज हैं उसके मुताबिक मैच कर सकते हैं। फला दौर में मेरे ऊपर इतना कर्जा होगा, मैं इतना दे सकता हूँ, इतना नहीं दे सकता, तो आप लॉन्ग रन तक उसे सोच सकते हैं। और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर जब रहता है तो बाद बैंक ऐसे होते हैं उनको आदत हो जाती है कि यार पैकेज को लोन जब भी होगा हम नहीं देना, या नेस्ले को लोन जब भी होगा वो हम नहीं देना, तो वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अभी आप प्रोजेक्ट अनाउंस ही करते हैं तो फिजिबिलिटी भी आदि नहीं पड़ता और वो राजी हो जाता है, उसे पता है कि आगे भी इन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा काम किया था और हमें कमा के दिया। लिमिट द कंपनीज एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट फाइनेंसिंग का एक ये फायदा है कि रीफाइनेंसिंग रिस्क है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हर एक दफा जब आप एक लंबे अरसे का मुआहदा करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और जब आप छोटे छोटे मुआहदे करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा होगा, तो वो रिस्क खत्म हो गया ना। और डाइवर्सिफाइंग द कैपिटल पोर्टफोलियो, कि हमें हमेशा कैपिटल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक ही चीज से ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए, सारा पैसा शेयर से ना लेने और सारा पैसा डेट से भी ना लेने, एक बैलेंस क्रिएट करें। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट, कोई चीज पहले पेमेंट में आ गई, कोई चीज बाद में आ गई और फिर लंबा अरसा है तो कहीं ना कहीं जाके हम मेच्योर होकर इसको डील कर लेंगे, और ऐसे एक लचक आ गई। डिसएडवांटेज क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कम सर्टेन कंडीशन आर रेगुलेशन सच एज मेंटेन सर्टेन मिक्स ऑफ कैपिटल एंड स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ करंट रेशियोज, तो आपको एक खास लेवल तक करंट रेशियोज बरकरार रखनी पड़ती है, अगर इससे ऊपर नीचे हो जाए तो मुआहदा डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा देखें तो अगर हमारा आईएमएफ को मुआहदा देखें तो उसमें यही तो मसले हैं, वो देखता है जब आप बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं पेट्रोल पे तो वो कहता है जो आपके करंट एसेट्स है ना या करंट रेशियोज है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, आप ज्यादा पैसा आवाम को खिलाते जा रहे हैं, हमारा पैसा कैसे देंगे? तो वो क्या करता है, अगली आपकी इंस्टॉलमेंट रोक लेता है, वो कहता है चलना है तो फिर हमारे प्लान के मुताबिक चलें। जैसे दुनिया पूरी चल रही है कि पेट्रोल पे कोई सब्सिडी नहीं है बल्कि पेट्रोल से वो सेल्स टैक्स ले रहे हैं, वैसे आप भी लें। अगर आप उनसे हटके चलेंगे तो आप पूरे का पूरा निजाम क्लैप्स करके बैठ जाएंगे। अच्छा बच्चों, एडिशनल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ड्यू टू हायर फाइनेंस एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी आल्सो नीडेड एडिशनल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन, क्योंकि जाहिर है जो चीज अपने पैसे से हो रही बंदा कहता है यार हो रही है अल्लाह चला देगा, लेकिन जो कर्जे पे ले रहे होते हो आप, तुम्हें पता होता है कि कर्जा भी अदा करना है ये भी करना है, तो जरा ध्यान से चलाओ, गलती का चांस नहीं है, तो कंट्रोल अच्छे चाहिए। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न टू द लेंडर, तो जो बंदा लेंडर है उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लिहाजा उसको कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। और एडिशनल लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैटरल, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में रिक्वायर एडिशनल एफर्ट ऑन पेपर वर्क, तो उन्हें पेपर वर्क की एडिशनल जरूरत पड़ती है। और उसके अंदर कोलैटरल का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपको रखनी पड़ेगी, प्लेज करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट, जिसका रिस्क रहेगा जब भी तुम दे ना सके पैसे तो क्या होगा, लुढ़क जाएगी वो चीज आपकी। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, तो यहाँ रिस्क बहरहाल रहेगा। अब बच्चों आगे क्या जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस वर्सेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लो जी, पूरा चैप्टर अभी तक जितना पढ़ा उसको एक तरफ कर दो और ये टेबल पढ़ लो, बस काफी। जितना पढ़ा उसको एक तरफ कर लो, यानी पूरा चैप्टर एक तरफ और ये टेबल एक तरफ। लो जी, सबसे पहली बात ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन क्या है? अच्छा, और उसका क्या है? 30 साल। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वर्किंग कैपिटल। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, तो ये है लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ये वर्किंग कैपिटल के लिए और ये नया प्लांट चाहिए, ग्रोथ के मामला, इक्विपमेंट चाहिए। और देखिए कोलैटरल्स क्या है? डू नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी, इसके ऊपर कोई ज्यादा चार्ज नहीं होता कि जो आपको चीज देना चाहता है फर्ज करें क्रेडिट में, तो ये नहीं कहता कि जनाब क्रेडिट में चीज दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा करें मकान की बिल्डिंग की या ऑफिस की जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप मुझे दे दें, वो आपके सिर्फ नाम पे, आपके प्रोसेस पे आपको दे देता। जबकि यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको? प्लेज करना पड़ता है, बगैर प्लेज किए आपको पैसा नहीं मिलता। अच्छा बच्चों, आगे चले।
यहाँ ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन वहां पे खासी स्टेबल मिल जाती है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फंड्स यहाँ पे कितना है और यहाँ पे लार्ज, और एग्जांपल्स क्या है इसकी, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ, और इसकी क्या है, ठीक होगी बात। अच्छा, रीपेमेंट स्केड्यूल इसका क्या है और इसका क्या है, बात का तो हम टर्म दोबारा रीनिगोशिएट करके दोबारा फिर टर्म दोबारा डिसाइड कर लेते हैं, पीरियड एक्सटेंड करवा लेते हैं। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें और इसमें, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है जिसका मकसद क्या होता है, वक्ती क्रंच जो है, प्रेशर है, उसको मैनेज करना, और उसका मकसद क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को पेश नजर रखना। अच्छा बच्चों, अब इक्विटेबल रेफर्स टू द ओनर्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस, कहते हैं इन कॉर्पोरेशन द प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक होल्डर आर द ओनर्स। एक कंपनी ऑब्टेन इक्विटी फाइनेंसिंग बाय सेलिंग न्यू ओनरशिप शेयर्स, बाइंग, रिटेनिंग, अर्निंग, एंड फॉर एग्जांपल क्या क्या होती है, रिटेन अर्निंग, इशू शेयर फॉर कैश एंड प्रेफर्ड स्टॉक। इसके पास होते हैं तीन ऑप्शन। जाहिर हमें बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास एसेट्स तो होने चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, एक तरीकाकार ये है कि हमारे पास जो मुनाफा कमाया ना पिछले प्रोजेक्ट्स का, वो हम डिविडेंड की शक्ल में थोड़ा कम दे देते हैं, रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। इसको री इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर की तरफ से री इन्वेस्टमेंट, रीप्लॉइंग कहते हैं, दोबारा से कैपिटल प्लॉइंग करना, और नए शेयर्स इशू करना, कैश, और आखिरी चीज क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक। अब देखिए, जो आपका रिटेनिंग अर्निंग है, बड़ा सिंपल सा निजाम है, क्या कि जो कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड में कम दे दो। इसे आप देखा होगा अक्सर डिविडेंड जो है वो 100 रुपए है ना, 70 रुपए मिलेगा, 80 रुपए मिलेगा, बस एक्सट्रीम केसेस में 60 या 50% मिलता है, बाकी कंपनी अपने अगले प्रोजेक्ट्स के लिए रख लेती है, ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा क्या होता है, इशूइंग शेयर, शेयर इशू कर दें। अच्छा, शेयर इशू करने से क्या होगा कि आप नए शेयर इशू करके कैश इकट्ठा कर लेंगे, जाहिर बात है उसके लिए सेक्रेटरी स्टॉक से हमें अप्रूवल करवानी पड़ती है, और उसके लिए भी कुछ ना कुछ चीजें हमें एसेट शो करने पड़ते हैं। तो ये प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज दोनों इसको डील कर सकती हैं अपने अपने तरीके से। और प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसके अंदर क्या होता है, डिविडेंड मिलता है जी, जी डिविडेंड मिलता है, फिक्स अमाउंट में डिविडेंड मिलता है आपको, ठीक है जी, फिक्स रेट से मिलता है। अच्छा, और डिविडेंड आर पेड आउट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, टैक्स प्रॉफिट के बाद आपको मिलता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, शाबाश, इफ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द प्रेफरेंस शेयर रैंक अहेड ऑफ इक्विटी शेयर, यानी पहले डिबेंचर्स को डील किया जाएगा, डेट्स को, फिर प्रेफरेंस शेयर को, और फिर डील किया जाएगा कॉमन शेयर। क्लियर बच्चों? और प्रेफरेंस शेयर आर क्या है, फेयरली अनकॉमन विद फ्यू एक्सेप्शंस, कि कुछ एक्सेप्शंस है इसकी। अलबत्ता वोटिंग राइट होता है जी इसके पास, प्रेफर्ड शेयर के पास। वोटिंग राइट किसके पास होता है, कॉमन शेयर के पास। डिबेंचर के पास होता है, वोटिंग राइट नहीं होता। क्लियर बच्चों? अच्छा, ये ना मैंने सम अप करके जो चीजें निकाली है ना, बस आप ये करें, ठीक है, बस आप इन्हीं को फोकस करें। चलें जवाब दें जी, शाबाश। असल बात यह है कि आप देखें 2 और 4, पहले पे क्या आएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट, बट क्या होगी, हायर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अच्छा बच्चों, आगे क्या है, अच्छा इसमें जो एमसीक्यूज बनेंगे ना वो इसी की स्टेटमेंट से बनेंगे, इसी की स्टेटमेंट से बनेंगे, ठीक हो गई बात। नंबर 3, पक्की बात है, हाँ वही शॉर्ट टर्म, बस वो चेंज ही ना किया होगा बनाते हुए, तो वो आ गया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इज हैविंग, जी बच्चों, दिस इज
कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस, स्लाइटली अप्रूवल, मोर वेरीफाई। अच्छा बच्चों, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हैविंग सोचिए सोचिए सोचिए, पहला ठीक है, थ्री भी ठीक। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा चलिए आगे चलिए। एडिशनल लीगल डॉक्यूमेंटेशन है कोलैटरल। अच्छा जी, यानी कोलैटरल वाले प्लेज करना कोई चीज, रहन रखना, ठीक है। अच्छा बच्चों, इनमें से कोई भी बोरोर हो सकता है। अच्छा बच्चों, क्या हाल है बच्चों? तो ये ज्यादातर कौन से सोर्स होते हैं? ये आउटसाइडर्स होते हैं, लाजिम नहीं शेयर होल्डर, और भी तरीके हो सकते हैं। अच्छा जी बच्चों, जी बच्चों, दैट्स वीकनेस। क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट एक वीकनेस है। क्या वीकनेस है आपकी? कि आप पास बुनियादी भी चीजें पूरी करने के लिए नहीं, इसीलिए तो आप ये कर रहे हैं, तो ये एक वीकनेस है आपकी। अच्छा बच्चों, अभी हमने पढ़ा रिटेन अर्निंग, प्लेजिंग बैक टू प्रॉफिट, ये इसका दूसरा नाम है, यानी वही पैसा दोबारा फिर मुनाफे के लिए हमने बिजनेस में लगा दिया। अच्छा बच्चों, क्या हाल है बच्चों? पक्की बात है? चलें, क्या हाल है बच्चों? अच्छा चले, रिटेनिंग अर्निंग इज अ, मेरा ख्याल है आप मुझे सोचने की जरूरत नहीं, आपको आते हैं। रिटेन अर्निंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स। क्यों? वो आपको वापस नहीं करना, बाकी आपको वापस करने, वो आपका अपने शेयर होल्डर का पैसा है, उसके अगेंस्ट आप नए शेयर इश्यू कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, डिबेंचर्स को क्या मिलता? जी शाबाश, तो दे आए इंटरेस्ट, ऑनरशिप तो मिलेगी नहीं उन्हें। अच्छा बच्चों, इसमें से एक्सटर्नल कौन सा? दैट इज डिबेंचर्स। रिटेन अर्निंग आपके अपने जी इशू करके पैसा आता, और जी। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? जी, लेस रिस्क इन्वॉल्व है किसमें? सबसे ज्यादा डिबेंचर में, क्योंकि जो प्रेफर्ड शेयर है उसको भी पेमेंट बाद में मिलती है अगर बैंकरप्सी हो जाए, सबसे पहले डिबेंचर को मिलती है। अच्छा, इनमें से करके, इनमें से अगर ये ना होता फिर आपका सवाल सही, जवाब सही। क्या हाल है बच्चों? ठीक है। अच्छा बच्चों, जो स्टडी इनकम चाहते हैं वो क्या जाएंगे? वो प्रेफर किसको नहीं करेंगे? इक्विटी शेयर को प्रेफर नहीं करेंगे। बॉन्ड्स में और डिबेंचर में उन्हें एक मुसलसल आमदनी मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, हम शेयर को शेयर कैपिटा भी कह देते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम होती है। अच्छा बच्चों, क्या होना चाहिए जी? शेयर खरीदने से आप ऑनर ऑफ कंपनी बन जाएंगे, ठीक है। ऑनर ना हो तो फिर पार्टनर भी कह सकते हैं। अच्छा बच्चों,
क्या ख्याल है बच्चों? जेनरेट विद इन द बिजनेस। प्रेफरेंस के तौर पे इंटरनल वो है जो मुनाफा अपना ही कमाया हुआ है, रिटेन इनकम अपना ही मुनाफा कमाया, यानी ये इससे बेटर ऑप्शन, ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन है, अपना ही पैसा आपने रख लिया इंटरनल। अच्छा जी, जी यूज द एसेट फॉर पीरियड। अच्छा जी, ठीक होगी बात। अच्छा जी, नहीं वो देखिए ना, दो जगह सोर्स से आ रहा हो सवाल तो रिपीट हो जाता है। फर्क है दोनों वैसे, वो बच्चे ने और बताया, वो बच्चे ने और बताया, तरतीब का फर्क है ना, तो सवाल हो सकता है दो एक ही तरह के उसके डेटाबेस में। जी बच्चों, कौन सी चीज कंसीडर करते हैं आप लोग जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंसीडर्ड टू सॉल्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम? जब फाइनेंशियल क्रंच आता है हम क्या चीज कंसीडर करते हैं? देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? कैपिटल क्या कॉस्ट करता है? और कंपनी के ऑब्जेक्टिव कंसीडर नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। और तीसरे की ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे, ऑप्शन में ढूंढ लो, लेकिन अगर हो भी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स, वो उस वक्त नहीं कंसीडर होंगे, वो बाद में, वो तो पहले कंसीडर हो चुके होंगे जब आपने, देखिए फंडिंग तब शुरू होती जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो चुका है, यानी ये काम तो इससे पहले ही हो चुका है जब हमने प्रोजेक्ट चूज किया था, प्लानिंग फेज में ये चूज हो चुका है, ये डन हो चुका है, अब ये यहां नहीं होना चाहिए, अब ये इससे आगे निकल गई हुई है बात। अब क्या कर रहे हैं आप? अब आप लोन चूज कर रहे हैं, तो लोन जब चूज कर रहे होंगे सोर्सेज ऑफ फंडिंग, तो उस वक्त आप रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट कर रहे होंगे, कॉस्ट, और ये काउंट कर रहे होंगे कि क्या ये लोन हमारे बाकी ऑब्जेक्टिव के साथ डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट करेगा, किसी ऐसे वक्त में लाइबिलिटी बन जाए जब हमारे पास शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स हो। क्या हाल है? ये दो चीजें आप देखेंगे। पहली चीज आप पहले देख चुके होंगे। अच्छा बच्चों, विच इज द सोर्स ऑफ मिड टर्म फाइनेंस? आप लोगों को मिड टर्म हमारा है नहीं, लेकिन मिड टर्म फाइनेंस आमतौर पे कौन सा होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिड टर्म के लिए डील होते हैं, ये याद रखना। जैसे पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, आईडीबीपी, ये आमतौर पे मिड टर्म में आते हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर दोज व्हिच आर विद इन द बिजनेस। ठीक है बच्चों, क्या हाल है बच्चों? तो ये आमतौर पे होता है 92, 3 माह का भी होता है, 6 माह का भी होता है, और साल का भी होता है। नहीं, एक कमर्शियल पेपर गवर्नमेंट इशू करती है। अच्छा, डिबेंचर, सॉरी कंपनियां इशू करती है कमर्शियल पेपर, सॉरी कमर्शियल पेपर कंपनीज इशू करती हैं, और वो आमतौर पे मैच्योरिटीज। डिबेंचर रिप्रेजेंट्स, ठीक है जी, डन हो गई बात। अ टर्म रिडीमेबल इज यूज फॉर, किसकी डेफिनेशन रिडीमेबल का वर्ड आता है? शाबाश, इट इज रिडीमेबल वो चीज होती है जिसको देकर पैसे लिए प्रेफरेंस शेयर। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ पे डन कर दिया जाए।